प्रोग्राम रखा गया है वो रखा गया है बेरोजगार आयोग के लिए। क्यों बने बेरोजगार आयोग और क्यों आवश्यकता है इसकी? दोस्तों, मैं तमाम मेरे प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जरूर, इस लाइव को जरूर देखें कि क्यों आवश्यकता है। क्योंकि कई लोग अभी कमेंट आना शुरू हो जाएंगे कि रीट की, पटवारी, ग्राम सेवक, व्याख्याता, कंप्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरी, ये सारे चलते रहेंगे, लेकिन बेरोजगार आयोग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम सबको समझना होगा, हम सबको अपने हकों की लड़ाई लड़नी होगी। बहुत आवश्यक है इसका बनना। इसमें प्रदेश के तमाम बेरोजगारों का भविष्य की जो अपन नींव रखते हैं ना, भविष्य सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ गई है दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां जो भी होती है वो अपने हिसाब से हर वर्ग विशेष को साधने के लिए लगातार वो कार्य करती आई है। आपने देखा होगा कि जो कुमार जाति से आते हैं, कुमाऊं समाज से आते हैं, उनके लिए माटी कला बोर्ड बना रखा है। सैन समाज से आते हैं, उनके लिए केस कला बोर्ड बना रखा है, मगरा बोर्ड बना रखा है, युवा बोर्ड बना रखा है, किसान आयोग बना रखा है। क्योंकि वो उन वर्ग विशेष के उत्थान के लिए, उनका विकास हो, अपनी समस्याएं रख सके। मैं बेरोजगार आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब बेरोजगार आयोग बन जाएगा तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव की आवश्यकता नहीं होगी। वहां हम सीधे जा सकते हैं। इस बेरोजगार आयोग की क्यों मांग करें? इसलिए है कि आज बेरोजगार भटकता रहता है, हर भर्ती के परिणाम के लिए या छोटी छोटी विसंगतियों के लिए, फॉर्म में गलती हो या परिणाम, रिजल्ट, एग्जाम, ज्वाइनिंग, अपनी बात नहीं रख पाता। कभी एमएलए नहीं मिलता, कभी मंत्री नहीं मिलता, कभी अधिकारी नहीं मिलता। क्योंकि आयोग बने, सबसे बड़ा सवाल है, कई लोग छोटे जो हम अच्छी पहल करते हैं उसमें भी वो अपना निजी स्वार्थ ढूंढ लेते हैं। अरे यार, आयोग की मांग उपेंद्र यादव इसलिए तो नहीं करा कि खुद अध्यक्ष बनना चाहिए। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उपेंद्र यादव को अध्यक्ष नहीं बनना आयोग का। उपेंद्र यादव चाहता है कि जो बेरोजगार संघ, जो महासंघ हम चला रहे हैं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, वो मेरे से मैं चलाने में अक्षम हूं। ये हमारा संगठन इतना आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं कि हम लगातार इसको चलाते रहे। 9 साल से चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्थायी समाधान हो, हम चाहते हैं बेरोजगार आयोग बने, हम चाहते हैं कि उसमें कौन जाए ये हमारे लिए जानने योग्य बातें हैं। उसमें वो पीड़ित बेरोजगार जो एग्जाम दे रहा है, जिसको समस्या है, वो बेरोजगार हो, उससे संबंधित अधिकारी हो और मंत्री हो, और उसी मीटिंग में ऑन द स्पॉट उनका फैसला होना चाहिए। बेरोजगार को पता तो चले कि हमारी भर्ती किस कारण से रुकी है, पता ही नहीं चलता। मंत्री कुछ कहता है, अधिकारी कुछ कहता है, बेरोजगार भटकता रहता है। तमाम भर्तियों के हालात आपने देखे होंगे। क्योंकि आज हम बात रखने के लिए जाते हैं तो हमें कोई नहीं मिलता, या तो घुसने नहीं दिया जाता, और घुसने के बाद जिस प्रकार अधिकारी बदतमीजी करते हैं, बात नहीं करते, सुन के भगा देते हैं। कभी मंत्री नहीं मिलते, कभी एमएलए नहीं मिलते, माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पूछ पाती। इसलिए बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है। जिस प्रकार वो माटी कला बोर्ड बना सकते हैं, केस कला बोर्ड बना सकते हैं, युवा बोर्ड बना सकते हैं, किसान आयोग बना सकते हैं, इसलिए प्रदेश में बेरोजगार आयोग बनना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि सत्ता में लाने में सबसे बड़ा योगदान राजस्थान के युवाओं का है, जो सरकार को, जिस भी पार्टी को समर्थन देते हैं, वो सरकार सत्ता में आती है। आज हमारा आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, सब बताइए। क्योंकि उपेंद्र यादव की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जब आयोग होगा तो आप लोग जिस भर्ती से संबंधित है, चाहे वेटेज की बीमारी से हो, चाहे पुरानी भर्तियों का मामला हो, कोई भी समस्या हो, वो डायरेक्ट वो अपनी पीड़ा रख सकता है। अपना आयोग होगा, वहां अधिकारी मौजूद होंगे, मंत्री मौजूद होंगे, तो हमारी समस्या का निस्तारण हो सकता है। इसलिए अपना आयोग होना चाहिए, और आयोग में उसी से जुड़े विशेषज्ञ होने चाहिए। इसलिए आयोग की हम मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि मैं सोशल मीडिया पे जैसे ये अभियान छेड़ा तो यार ये कौन सा मामला आ गया। अरे मामला समझने की तो कोशिश कीजिए। जब बाहरी राज्यों का मामला उठाया, कई लोगों ने कहा कि ये तो पागलपंती है। अब समझ में आया कि वास्तव में प्रदेश के युवाओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। बाहरी राज्यों का कोटा कम होना चाहिए। अब सब लोगों के समझ में आज ये मांग हम उठा रहे हैं कि राजस्थान में बेरोजगार आयोग होना चाहिए। जब फर्जीवाड़े का मामला आता है तो लोग अपनी बात नहीं रख पाते। जो लोग फर्जी प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र जिनसे लग जाते हैं, आज वो बात नहीं रख पाते। अभी हनुमानगढ़ से मेरी बात हुई पीटीआई भर्ती में कि मेरे पास सबूत है, लेकिन मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। आज हमारा आयोग होता, बेरोजगार आयोग होता, तो वो लोग वहां बात रख सकते कि उसको फर्जी है, इसको बाहर निकालिए, ये फर्जी डिग्री से लगा हुआ। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारी बात रख पाए। आज कहां मांग रखे? आज हम बेरोजगार धरना प्रदर्शन ही करता रहेगा क्या? धरना प्रदर्शन, जेल, मुकदमे, ये कब तक करता रहेगा? इसलिए हमारा आयोग होना चाहिए। आप सहमत हो कि नहीं हो? आप उन भर्तियों को भूल जाइए, उसके लिए हम लगातार, मैं लाइव आता हूं, आपकी बात रखता हूं।
लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है, बेरोजगार आयोग जो का बयान चला रहे हैं, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। सोशल मीडिया पर आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। अरे आप दिमाग लगाइए, सोचिए, आयोग किसके काम आएगा? उपेंद्र यादव के काम थोड़ी आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं बेरोजगार आयोग बनेगा ना, मैं खुद भी इसमें आवेदन नहीं करूंगा कि मुझे अध्यक्ष बना दे, नहीं बनना, लेकिन कम से कम बेरोजगार आयोग बेरोजगारों का होना चाहिए, अपनी बात तो रख सके। जो भी राजनीतिक पार्टियां उन वर्ग विशेष को साधने के लिए अलग अलग आयोग बना रहे हैं, अलग अलग उनका बोर्ड बना रहे हैं, क्या हमारा आयोग नहीं बनना चाहिए? क्या आप सोचिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? आज बेरोजगार कहां जाए? अधीनस्थ बोर्ड में जाते तो घुसने नहीं देते, आरपीएससी जाए तो घुसने नहीं देते, सचिवालय जाए तो घुसने नहीं देते, कहां अपनी पीड़ा रखे आप सोचिए। इसलिए आवश्यकता है बेरोजगार आयोग की, पूरे प्रदेश में इसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। मेरे साथी कई लोग सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं कि दुख के लोग कमेंट कर रहे हैं कि 1 तारीख को हम राज्य बेरोजगार दिवस मनाएंगे। अरे आपने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना लिया, एक राजनीतिक स्टंट था, क्या हुआ? क्या मोदी जी हटके क्या? यहां बनाओगे तो कोई सरकार गिर जाएगी क्या? हमारा जो अभियान है वो अभियान होना चाहिए कि राजस्थान में बेरोजगार आयोग बनना चाहिए, जिससे हमारी बात रखे। मेरे जैसे जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ऐसे संगठन है, वो राजस्थान में तमाम संगठन बंद हो जाएंगे, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारा आयोग हो तो कम से कम बेरोजगार अपनी पीड़ा रख सकता है, उनके परिजन पीड़ा रख सकते हैं कि इस भर्ती में ये समस्या है, इसमें इतने फर्जी हैं, ये लोग इस भर्ती में ये गड़बड़ी हुई है, सारी चीजें रख सकते हैं। आप अपने मन पर, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि ये मांग गलत है कि वाजिब है, क्योंकि सत्ता में लाने का सबसे बड़ा रोल हम लोगों का, युवाओं का है, और हम लोग आने वाले 2023 में सबसे बड़ा रोल युवाओं का होगा। लेकिन उससे पहले हम सबको मिलकर आवाज बुलंद कर पूरे प्रदेश में उन राजनीतिक नेताओं के सामने बात रखनी होगी कि आखिरकार हम कब तक भागते रहेंगे कि 10 बजे आ जाना, 10 बजे पहुंच जाते हैं नेताजी, 12 बजे तक, 2 बजे तक नहीं मिलते, कल आना, हम लोग हताश होकर चले जाते हैं, या चिट्ठी जारी कर दी जाती है, लेटर जारी कर दिया जाता है, उसको चाटते रहिए, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा आयोग होगा, हम मजबूती से बात रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है, इस बेरोजगार आयोग की मांग को बुलंद करिए। जो उपेंद्र यादव की मांग नहीं है, ये प्रदेश के तमाम बेरोजगारों की मांग है। इसलिए आप लोग इस अभियान में जुड़े। हम 2 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर यह बड़ा अभियान चला रहे, क्योंकि हर एमएलए को हम ज्ञापन देंगे, सत्ताधारी जो एमएलए हैं उनको ज्ञापन देके मांग करेंगे कि हम लोगों ने आपको समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को, और घोषणा पत्र में भी डाला था, मैंने खुद ने डलवाया था कि युवा बोर्ड बेरोजगारों की समस्याओं का नीति निर्धारण करेगा। लेकिन अब युवा बोर्ड कहां है? बताइए कहां है? आज बेरोजगार भटक रहा है, आज बेरोजगार रो रहा है। आज ये आप लोगों को मैं कह रहा हूं, मैं चिल्ला चिल्ला कर हर मुद्दे जो उठाता हूं वो आपके हित में होते हैं, आपके हित में होते हैं, आपके भविष्य के लिए होते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कि यार वो मदर्स कोचिंग वाला लाइब्रेरियन पेपर में वो आज भी फरार है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन नहीं, जब एग्जाम हो जाएगी, जब उनको लगेगा नहीं भर्ती रद्द करा दो, दोबारा से हम दे लेंगे, उनको पकड़िए। अरे उस समय मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था, मैं वहां डीजीपी को ज्ञापन दे रहा था, वहां मुकदमा दर्ज करा था, लेकिन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज हमारे आयोग की आवश्यकता है, निसंकोच कोई भी बेरोजगार अपनी बात रख सकता है, तमाम छोटी छोटी विसंगतियों को दूर करा सकता है, और वो आयोग के जो सदस्य हो, अध्यक्ष हो, और जो तमाम सदस्य हो, वो ऑन द स्पॉट, यानी कि अभ्यर्थी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, और उनके सामने उन समस्याओं का निस्तारण हो। अगले बेरोजगार की कोई भी भर्ती हो, साफ कह सकते हैं कि हाँ इस भर्ती में ये कमी है, इतना समय लगेगा, 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, या आपकी भर्ती नहीं हो सकती, आप फालतू ना घूमिए, सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। आज हमें पता नहीं कि हमारी भर्ती किस कारण चटकी हुई है। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, 3 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि रीढ़ शिक्षा भर्ती 2018 की एक और सूची जारी होगी, एलडीसी भर्ती 2018 की जो 587 कम किए गए थे, अब माननीय मुख्यमंत्री ने 603 पद कर दिए कि उसकी सूची जारी होगी। बाहरी राज्यों के कोटा कम करने के, जो खत्म करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिए, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तक अधिकारियों ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग होगा, हमारे लोग होंगे तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं कि अभी तक इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, और आयोग में भी इससे जुड़े संबंधित लोग होने चाहिए। हमारे बेरोजगारों में से कोई होना चाहिए, उपेंद्र यादव को छोड़कर। हमारे से चुना हुआ, हमारे जो प्रदेश के, क्योंकि समस्या वही जानेगा। आईएएस अधिकारी बैठे रहते हैं, आईएएस अधिकारी बैठे रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज किसानों की समस्या आती है, तो किसानों की समस्या के बारे में सबसे ज्यादा किसान ही बता सकता है कि उसको क्या समस्या है। लाइट नहीं आती है, सर्दी में क्या होता है,
क्या क्या नुकसान होता है वो बता सकता है, लेकिन आईएएस अधिकारी नहीं बता सकता। उसी प्रकार बेरोजगारों की समस्या बेरोजगार ही बता सकता है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात बता सकता है कि कई मामले हैं, ऐसे छोटे छोटे मामले हैं, आज बेरोजगार पीड़ित है जो बिना बजट के हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात नहीं पूछती, चाहे किसी सरकार का मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो गुमराह करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा आयोग हो तो बिल्कुल उनके सामने सीधी बात रखी जाए और उस बात का समस्या का निस्तारण हो। इसलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, ये उपेंद्र यादव की मांग नहीं है, ये प्रदेश के तमाम बेरोजगारों की मांग है और ये मांग पूरी होनी चाहिए। जिस प्रकार हमने मुद्दा उठाया था कि बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो, वो मुद्दा चल रहा है, अंतिम सांस तक मैं लड़ूंगा वो मुद्दा, क्योंकि अन्य राज्यों में जो 20 राज्यों में हमें नहीं लिया जाता, या तो हमें वहां लिया जाए, अन्यथा या भी नहीं लिया जाए, उस मुद्दे को मैं भूला नहीं। लेकिन हमारी मजबूरी है, कोरोना काल चल रहा है, हम लोग इकट्ठा हो नहीं सकते, हम लोग हमारी आवाज बुलंद कर नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए 3 सितंबर को, लेकिन अभी तक उस निर्देशों की पालना अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई। मैं जब भी डिबेट में आया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को संवेदनशील बताया, कुछ हमारे साथी कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी का पक्ष कैसे ले रहे। कल मैं एक चैनल पे डिबेट में था, तब देखिए मैंने आपकी आवाज बुलंद तरीके से आवाज बुलंद की, लेकिन समस्या का निस्तारण मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है। वर्तमान में कि हम आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म हमारे पास वही है, क्योंकि कोरोना चल रहा, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हैं, मीडिया में जाकर आपकी आवाज उठा सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करूं आप बताइए। 144 धारा लगी है, उसके अलावा कई मुकदमे दर्ज है, जैसे बाहर निकले जो मुकदमे दर्ज है उसमें उठाने के साथ साथ 144 और कोविड-19 का एक और मुकदमा, यानी कि 2-4 महीने के लिए अंदर फिट, फिर भी आप भी चुप। अरे कम से कम आपकी आवाज तो मैं बुलंद कर रहा हूं, आपकी आवाज तो माननीय मुख्यमंत्री तक जा रही है। आप पहले का रिकॉर्ड देखिए, उठा के देखिए कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, हम चिल्ला चिल्ला के यही आवाज उठाते पिछली सरकार में भी कि भर्तियों की मॉनिटरिंग हो, भर्तियों की मॉनिटरिंग हो। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भर्तियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इससे पहले जब मैं मीडिया में जाता था, यही कहता था कि यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्तियां चाहे आरपीएससी हो, उनकी परीक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाया जाए। और हाल ही में संदर्भ में आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपीएससी की तर्ज पर यहाँ की आरपीएससी और अन्य संस्थाओं की परीक्षा प्रणाली मजबूत किया जाए। अब हम इसके साथ साथ बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, इसके अलावा राजस्थान में बेरोजगार आयोग बने, और सबसे बड़ी मांग है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जिस भर्ती को जो अधिकारी देख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, यदि लापरवाही की जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही अधिकारी करते हैं, सजा बेरोजगारों को मिलती है। मुझे पता है मैं कमेंट नहीं देख पा रहा, लेकिन मुझे पता है कि हमारे जो बेरोजगार मेरे साथी कई समझदार हैं, कई फर्जी आईडी से वो आ रहे होंगे। कितना भी कह लीजिए, किसी की बाप से डरने वाला ना, सीना ठोक के काम करता हूं ईमानदारी के साथ, और जो मांग वाजिब है उसके लिए जान चली जाए लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, और सच के लिए लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है, मैं लड़ूंगा। लेकिन जो सच है वो सच सामने आकर रहेगा और उस लड़ाई के लिए हम मरते दम तक लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप सोचिए किससे किसको फायदा होगा। आज मुझे दुख होता है, मैं उन लोगों की शक्ल देखता हूं, उनके आंखों में आंसू देखता हूं, जब मेरे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय आते हैं, जिस प्रकार वो अपनी मांग रखते हैं, मेरे भी आंसू आ जाते हैं। आज उनके सपने नहीं, उनके माँ बाप के सपने भी होते हैं। आज बेरोजगार आयोग हो तो उपेंद्र यादव के पास जाने की क्या हो सकता है, किसी के पास जाने की क्या हो सकता है, वो वहां जाके अपनी बात रख सकता है कि सुनिए हमारी ये भर्ती है। और उस आयोग में भी ये नियम होना चाहिए कि जो अभ्यर्थी एप्लीकेशन देगा जिससे भर्ती संबंधित, तो उसको टाइम दिया जाए कि इतनी तारीख को इतने बजे आपकी मीटिंग है, संबंधित अधिकारी और मंत्री सब मौजूद होंगे, उसमें निस्तारण किया जाएगा। और उनको लगता है कि मुख्यमंत्री जी के इस तरह का मामला है तो मुख्यमंत्री जी से भी उस अभ्यर्थी को और उस भर्ती के संबंधित अभ्यर्थियों को मिलाया जाए। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ऐसा होना चाहिए ना। ये तब होगा जब हम सब मिलकर एक साथ बुलंद आवाज में जब माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन इस आवाज को पहुंचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना कोरोना काल खत्म होगा, हम शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री तक हजारों की संख्या में आवाज पहुंचाएंगे कि बाहर राज्यों का कोटा भी समाप्त हो, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, समय पर भर्तियां हो, हर साल भर्तियां हो, और जिन बजट में भर्तियों की घोषणा की उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। सबसे बड़ी विसंगति आपको मैं बताना चाहूंगा कि
रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 की हम बात कर लेते हैं। घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, शिक्षा मंत्री जी ने की, लेकिन राजस्थान का बेरोजगार ये नहीं कह रहा कि हमारी एग्जाम अक्टूबर में कराइए, नवंबर में कराइए। मैं खुद शिक्षा मंत्री जी को भी कह के आया था, अन्य अधिकारियों को कह आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज पूछे कि राजस्थान के बेरोजगार चाहते हैं कि आप अप्रैल, फरवरी, मार्च, मई कभी भी एग्जाम करवाइए। वो चाहते हैं कि हमारा कैलेंडर जारी हो, कि कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब उसके एग्जाम होगी और पैटर्न क्या होगा, कितने पद होंगे, कितने विषय अनुसार पद होंगे, लेवल फर्स्ट में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे। लोग अपनी तैयारी मस्ती से कर सकते हैं। उनके दिमाग में यह बैठ गया है कि पता नहीं हमारी विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, बार बार तारीख बदली गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, कुछ जो अधिकारी जो गुमराह कर रहे हैं कि ये नहीं, मैं समझता हूं सरकार के आर्थिक हालात खराब है, मैं समझता हूं, लेकिन ये नहीं कि जो आप सितंबर में करने वाले थे एग्जाम वो आगे चलेगी। चलो बेरोजगार यही कह रहे हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कभी भी एग्जाम करवाइए, लेकिन कम से कम उसका कैलेंडर, कम से कम उसकी विज्ञप्ति जारी हो, पैटर्न जारी हो, जिससे वो लोग तैयारी कर सके। यही मांग सबसे बड़ी मांग है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इनको जल्द ज्वाइनिंग देनी पड़ जाएगी। अरे हम आर्थिक हालात समझते हैं, हम समझते कोरोना में 11 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की एग्जाम नहीं हो सकती है, और हम समझते इनको समय भी चाहिए तैयारी का, लेकिन कम से कम लोग तैयारी भी नहीं कर पा रहे, असमंजस की स्थिति में है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि रीट पात्रता परीक्षा जो होगी अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, एनसीटी का वही सिलेबस होगा। तो दोस्तों कई लोग एसटीसी बीएड करके वो समझते नहीं, अभी ट्वीट करूंगा तो नीचे चेप देंगे रीट की विज्ञप्ति जारी करो, हर जगह चेप देंगे। अरे आप सुन तो लीजिए, चिल्ला चिल्ला कर हर जगह आपकी तो आवाज उठा रहा हूं, चाहे मीडिया, सोशल मीडिया, केवल आवाज उठा सकता हूं ना, मेरे अलावा कौन आवाज उठाता है, कौन उठाता है? चिल्ला चिल्ला के मैं आवाज तो उठा रहा हूं यार, मेरा फर्ज तो निभा रहा हूं। चाहे विसंगति हो, चाहे आपके जो डेमो क्लासेस इंटरव्यू जोड़ने का मामला हो, सबसे पहले विरोध में खड़े होने वाला आपका भाई था। अरे कम से कम आप लोग पीछे सोशल मीडिया पे तो मजबूती से खड़े हो सकते हो ना भाई, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ, देखना मेरा ताकत हौसला कितना मजबूत हो जाएगा। दोस्तों शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किस में होगा? जो बीकानेर निदेशालय के द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बदलाव होगा कि वेटेज वाला जो संशोधन होना है पंचायत राज एक्ट में, तो वो बाद में ना, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा सकता है। हाल ही में मीटिंग हुई, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मीटिंग आज 11:30 बजे प्रस्तावित है, हो रही है। उसके बाद लोग कमेंट करने लगे 10 बजे, मीटिंग 11:30 बजे, 10 बजे कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई समझ तो जाइए, इंतजार तो करिए, मेरे को अधिकारी तुरंत थोड़ी बता दे, मैं भी कोशिश करता हूं आप तक को जानकारी देने की। उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए, बीकानेर के भी है, और मौखिक सैद्धांतिक सहमति का मतलब कि कब एग्जाम होगी, क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, वो सारी चीजें इस मीटिंग में एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। वो आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो फाइल शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तक अप्रूवल के लिए जाएगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाएगी। अधिकारियों ने अपनी तैयारी सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि कब एग्जाम होगी, क्या पैटर्न होगा, 90-10 होगा या और कुछ बदलाव। हालांकि एक ही एग्जाम होगी, 90-10 की संभावना है, लेकिन सैद्धांतिक सहमति होगी है। अब कब एग्जाम होना है, संभावना फरवरी की ज्यादा है। इसके अलावा जब घोषणा होगी आप लोगों को पता चल जाएगी, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं कि रीट के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। तो दोस्तों जो मीटिंग हुई अधिकारियों की, अधिकारी लेवल की थी, बीकानेर के अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और अधिकारी यहाँ के मौजूद थे, शिक्षा विभाग के, डीएस प्लान के, उन सबकी मीटिंग हुई और मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति हो गई और वो फाइल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक जाएगी। उसके बाद उसकी घोषणा होगी कब एग्जाम होगी और कब विज्ञप्ति जारी की। थोड़ा इंतजार करें, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद 2 बार शिक्षा मंत्री जी से मिल चुका हूं, सोमवार को फिर मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। वही स्थिति स्कूल व्याख्याता नई भर्ती के लिए, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। उसमें चर्चा हुई थी हाईकोर्ट में, जो आपका कंप्यूटर शिक्षक को लेकर नोटिस जारी हुआ, और जो स्कूल व्याख्याता तमाम के लिए हम प्रयासरत हैं, लगातार हम आपकी बात रख रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज तो रीट वाली बात मैंने इसलिए बताई कि सबसे ज्यादा इन दिनों में सबसे ज्यादा कमेंट रीट वाले कर रहे हैं, और तो भर्ती वाले है ही नहीं। उनको सबसे ज्यादा मैं मिल भी रहा हूं रीट वालों के लिए, क्योंकि और भी अभ्यर्थी हैं। आज मैं बीडी कल्ला जी से भी मिल के आया, एसआई भर्ती 2016 के पद वापस बढ़ाए जाए। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भर्ती 10,029 पद, जो 5 मार्च 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी कर दिया था, लोकसभा चुनाव की वजह से उनकी प्रक्रिया रोक दी गई और आज तक वो भटक रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पूछे, बीडी कल्ला जी से मिले कि वो कहें कि जो सोमवार को होने वाली मीटिंग में उनको राहत दे, वो बात भी हमने रखी है। इसके अलावा जो ऊर्जा विभाग की जो भर्तियां हैं,
जो टेक्निकल हेल्पर सहित जो 9000 पदों की घोषणा की, उनकी विज्ञप्ति जारी है। प्रयास ऊर्जा विभाग के लिए भी कर रहे हैं, ऊर्जा विभाग के अभ्यर्थियों की भी लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। चाहे सब लोगों के लिए प्रयास करते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर बेरोजगार को उनकी खुशी मिले। तो दोस्तों, बेरोजगार आयोग की क्या आवश्यकता पड़ी, इस संदर्भ में मैंने चर्चा की है। मैं कुछ और चर्चा करना चाहूंगा। क्यों पड़ी? 2016 में और 2018 में शिक्षा विभाग में जो रीट की भर्ती आई, उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। ओपीजीएस जैसे यूनिवर्सिटियां और भी यूनिवर्सिटियां हैं जो संदेह के घेरे में हैं, एडिशनल डिग्रियां दी। आज कई लोग फर्जी एडिशनल डिग्रियों से नौकरी करी, उनकी जांच होनी चाहिए। अब हमने आरटीआई लगाई है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 2016 में उसके जो बैच निकला 100 लोगों का, और किसी विभाग में 300 लोगों का चयन हुआ। वो 200 लोग कहां से आ गए, वो आरटीआई से सूचना मांग रहे। किसी अभ्यर्थी ने मुझे मौखिक बताई, उसके लिए सूचना मांगी। कई डिग्रियां हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। आज फर्जी लोग स्कूलों में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग। आज तक जांच, आयोग होता तो आयोग जरूर इस पे जांच के लिए कहता कि बेरोजगारों के भविष्य के लिए, भविष्य के साथ कुठारघात है। इसलिए आयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करवाने के लिए। और दूसरी बात, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो एनटीटी में 1300 पोस्ट है, उसमें आधी पोस्टों पे भी सही अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। कई फर्जी अभ्यर्थी बहुत मिले हैं, सही अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। उन फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिनकी डिग्रियां फर्जी है उनको जेल में जाना चाहिए। उसी प्रकार लाइब्रेरियन की जो एग्जाम हुई है, उसमें भी उत्तराखंड से कहीं से फर्जी डिग्री इतनी आई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि 2016 में जब वो भर्ती आई तो 16,000 मात्र वो अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए। उसके बाद 40 से 44,000 हो गए और बाद में 89,000 हो गए। देखिए, एक साल का कमाल। वाह, फर्जी डिग्रियों की भरमार, ये कमाल है फर्जियों की। सबसे ज्यादा इसमें संदेह के गहरे में है फर्जी डिग्री वाले। इनको चुन चुन कर बात करना चाहिए, इनके मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो बाहर से कहीं से भी डिग्री लगे। लाइब्रेरी का जो एग्जाम हुआ उसमें बारीकी से जांच होनी चाहिए, ये तब हमारा आयोग होता। लेकिन अब तो हम मांग कर सकते हैं, जो मांग कर रहे हैं आयोग की, हमें कमी महसूस हो रही है। वहां जाके कह सकते थे साहब, ये वहां से इन जो विश्वविद्यालय जहां से इन्होंने डिग्रियां ली है उनकी जांच होनी चाहिए। आज हमें एहसास होता है आयोग की। हमारा आयोग होता तो हमारी बात रखते, हमारा कोई आदमी होता तो कहता मैं मेरे बेरोजगार के साथ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन हम बेबस है, बोलेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। लेकिन हमें बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं आवाज पहुंचाना चाहता हूं, आप हर तबके की सुनते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ना धरना होगा, ना प्रदर्शन होगा, ना मुकदमा दर्ज होगा, ना जेल होगी। बेरोजगार आयोग होगा तो बेरोजगारों की मांग वहां पूछेगी और वो मांग आप तक पूछेगी। जो जायज होगी वो हल होगी, जो नाजायज होगी वो खारिज होगी। लेकिन हमारा आयोग चाहिए। इसके लिए हम 2 अक्टूबर से हर जो कांग्रेस के एमएलए उनको ज्ञापन देंगे। आप सबसे, प्रदेश के तमाम मेरे साथियों से मेरा निवेदन है, सुबह 10 बजे हम ट्विटर वार के माध्यम से भी, जो हमारा हैशटैग है बेरोजगार आयोग, उसको हमें ट्विटर के माध्यम से आवाज उठानी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीएमओ को, तमाम मंत्रियों को उनको टेक करना है और याद दिलाना है। राहुल गांधी जी को भी टेक करना है, अजय माकन जी को टेक करना है, पीसीसी चीफ को भी टेक करना है कि हम युवाओं ने समर्थन दिया था, आपके घोषणा पत्र में दी है, युवाओं के लिए अलग से युवा बोर्ड या बेरोजगार आयोग होगा, उसके लिए हमें याद दिलाना है। ये मांग उपेन्द्र यादव की नहीं है, आप सबकी है। दोस्तों, जो पीटीआई का जो मामला सामने आया, फर्जी खेल प्रमाण पत्रों का बड़ा खेल है। मेरे पास जो आपने देखा हो लेफ्ट टेक्नीशियन वाली, रेडियोग्राफर वाली भर्ती का जो अभ्यर्थी मुझे सीधा फोन करके हेल्प मांग रहा है, मीडिया ने बड़ी मजबूती के साथ आवाज उठाई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है, यदि बेरोजगार आयोग होता, वहां शिकायत करते, मुकदमा दर्ज होता। मैं सिपरापत थाने में मैं प्रार्थना पत्र देके आया कि मेरे पास फोन आया और मुझे हेल्प मांग रहा था, इसके मोबाइल नंबर, इसका नाम है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज तक यदि उसको पकड़ा जाता, वो व्यक्ति खुद स्वीकार रहा था कि कितने लोगों को वहां फर्जी डिग्रियों के माध्यम से नौकरियां मिली है, कितने लोगों को, कितने लोगों को। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, अभी मेरे कार्यालय में कुछ अभ्यर्थी आए, उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक संगीता कुमारी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। संगीता कुमारी, मैं नाम लूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे नाम बताया था। हम लोगों ने उदयपुर से, जो भोपाल यूनिवर्सिटी से, हमने बीपीएड की थी और उन्होंने उनका फोरम भी दिखाया, कि उन्होंने अपेयरिंग बताया, अपनी कॉलेज का नाम बताया
और उसका सिलेक्शन दूसरी एमपी की डिग्री से हो गया। उस डिग्री को भूल गई और एमपी से दूसरी डिग्री लाके उसका चयन हो गया। अब बताइए एमपी की डिग्री उसी वर्ष की कहां से आ गई? वो उस डिग्री में फॉर्म में भरा, वो अपेयरिंग वाली है, आज वो नौकरी कर रही है। तो जवाब आप सोचिए, फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है बताइए? वो उसके साथ ही कह रहे कि वो हमारे साथ बीपीएड कर रही थी, वो कहां से लग गई? हम लोगों को तो बाहर कर दिया गया, आप तो अपेयरिंग वाले हो, वो नौकरी कर रही है। ऐसे और भी कई उदाहरण है, मैंने आरटीआई लगाई है। इन सबके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। आपने देखा होगा राजस्थान का पहला बंदा था जिसने ये कहा था, ट्वीट किया था, आप चेक कर लीजिए, मुझे फांसी पे लटका दीजिए, यदि मेरे दावे झूठे हैं मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आज फिर कह रहा हूं, इन फर्जियों के इनकी जांच, मैं जो सबूत दे रहा हूं उस सबूतों की जांच होनी चाहिए। यदि मेरे दावे झूठे हैं तो मुझे सरेआम फांसी पे लटका दीजिए। उपेंद्र यादव खुद घोषणा करता है, लटका दीजिए, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, डर होना चाहिए। पेपर लीक प्रकरण का जो साथी फरार हैं, जो दोषी फरार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ऐसा नियम बनाया जाए जो ये काम करने से पहले भी वो 3 बार घबराए कि इसकी सजा क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति की नौकरी जाने का मतलब होता है 7 पीढ़ियों की उनकी खुशियां जाना। आज एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है, आज उनके माता पिता पूरा परिवार दुखी होता है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये फर्जीवाड़ा वाला जो चल रहा है, जो स्टडी सेंटर के नाम से या किस नाम से जो टीएसपी क्षेत्र में कई जगह चल रहा है, इन पे लगाम लगनी चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है। दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम से इसका भी बड़ा खुलासा होगा, सबूत बहुत बड़ा है। आदमी खेल रहा है, कूद रहा है, नेतागिरी कर रहा है, भाषण दे रहा है, मंत्री जी के साथ घूम रहा है, और फिर सर्टिफिकेट माइंडली अपसेट 40%, वो भी वाह, बोर्ड अभिशंसा, चल नौकरी, लेकिन नौकरी लगी नहीं, लेकिन क्राइम तो उसका फर्जी प्रमाण पत्र डॉक्टरों ने बनाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए आप लोग। अरे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए उन भर्तियों को कि मेरी रीड, मेरी कंप्यूटर, मेरे सूचना सहायक, जूनियर अकाउंट, भूल जाइए। अब बात चल रही है हमारे बेरोजगार आयोग की, हमारे अधिकारों के और भविष्य की। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या फर्जी लोग पकड़े जाएंगे तो क्या मुझे क्या फायदा होगा? आपका भविष्य बनेगा, लेकिन मुझे क्या नुकसान है पता है आपको? मुझे इससे पहले 2 बार धमकियां मिल चुकी है। महेश नगर थाना और मनोहरपुर थाने में एप्लीकेशन दी, उस पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कभी कोई टपका जाएगा, कोई जांच नहीं होगी। 5 दिन आप याद रखोगे, 12 दिन बाद माला चढ़ा के आप भी भूल जाओगे। लेकिन फिर भी सीना ठोक के इन लोगों से मैं चेतावनी देकर खुली उनको अल्टीमेट दे रहा हूं कि आपको जब तक मैं जिंदा हूं मैं कोशिश करूंगा आपका पर्दाफाश करे, आपको जेल में डलवाने की, आपके खिलाफ जांच हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन फर्जियों को बाहर निकालने के लिए, जितनी ताकत है मैं लगाऊंगा, जितनी कोशिश है मैं करूंगा। लेकिन मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। जिस प्रकार हनुमानगढ़ से फोन आया, कुछ लोग आए, मुझे वो सबूत दीजिए, उन सबूतों के आधार पर ही हम लोग इनको जेल में डलवा सकते हैं। टीएसपी नॉन टीएसपी का विवाद आप देख लीजिए, बड़ा विवाद हो गया। उनको मैं यही अपील करना चाहूंगा मेरे साथियों से, आप छात्र हो, आपका भविष्य पूरा बचा है, आप तैयारी कर रहे हो, आप हिंसात्मक नहीं है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए। मैं जानता हूं आपका आक्रोश है, मैं भी युवा हूं, मेरी भावनाएं आपके साथ है, लेकिन जिनके मुकदमे दर्ज हो जाएंगे ना, मेरे साथी जो 56 लोग हैं, उनमें कई लोगों के राजस्थान पुलिस में नौकरी लगी, उनको राजस्थान पुलिस की नौकरी से निकाल दिया, आज उनके मैसेज आते हैं। मैं उनके लिए सरकार से निवेदन करता हूं, मैंने ज्ञापन दिया है कि उनके मुकदमे वापस ले लीजिए, वो नौकरी पे लग जाए। आज वो रो रहे हैं, वो भटक रहे हैं। आज कई जो कहते हैं ना कि उपेंद्र यादव इतना शांत क्यों, परिस्थिति अभी होती है, आज उनके मुकदमे वापस हो जाए तो वो 56 लोगों का भविष्य बन सकता है। इसलिए आज अब में जोश है, आप लोग आंदोलित है, लेकिन कम से कम अपना भविष्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। यदि प्रशासन और सरकार सुन रही है तो उनसे वार्ता करिए, नतीजा वार्ता से ही निकलेगा। इसमें जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, वो जो न्यायालय के आदेश की पालना करनी होती है, लेकिन इसमें बैठकर आप लोग जो 2 ग्रुप हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, सरकार बैठकर इस पे निस्तारण करे और इस आंदोलन को आप शांतिपूर्वक तरीके से चलाइए और इसको वार्ता से नतीजा निकलेगा। इसलिए आप लोग अपना भविष्य का जरूर ध्यान रखें। मैं भी चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी ग्रुप हैं, जितनी मांग करें, उनसे सबको बुलाए, उनसे वार्ता करें और उसका नतीजा निकाले और छात्रवृत्ति में फैसला ले, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, आप भी इसमें पहल करें। एसआई भर्ती 2016, अब आयोग की मांग क्यों पड़ रही है? क्यों आयोग की मांग इसलिए पड़ रही है, यदि हमारा आयोग होता, बेरोजगार आयोग होता, आज 2016 एसआई भर्ती के लोग
घर से निकलते ठेला टांगते। मुझे आज मैंने देखा, माननीय बीडी कल्ला जी को वहां गए, एक लड़की नागौर की थी, 3-4 लड़के थे घूम रहे थे, बोले हर एमएलए से हम लेटर लिखवा चुके, 80 एमएलए से लेटर, उसमें 8 से 10 मंत्रियों से लेटर लिखवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका काम नहीं हो रहा। मैं भी उनकी मांग सीएम तक, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनका काम जल्द से जल्द हो, पहुंचाई भी है। तो लेकिन यदि आयोग हो तो समझाएं कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी हो गया था कि 227 पद बढ़ाए जाते, उसको आरपीएससी ने नहीं माना, तो कम से कम आयोग तुरंत उस पर एक्शन लेता। वो अभ्यर्थी सामने होते, आरपीएस अधिकारी के सामने होते, विधि के लोग के जो जितने लोग होते, भैया क्यों नहीं जोड़े जाएंगे, इनको जोड़ा जाए तो समस्या का निस्तारण हो सकता है। इसलिए आयोग की आवश्यकता है, आयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा जो वेटेज वाली बीमारी, हालांकि सरकार ने समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया, लेकिन वेटेज की कई लोग तो समझते नहीं वेटेज क्या होता है। हमने समझाया, साहब आप 2005 में 2000 में आप पढ़ रहे तो आपकी कितनी प्रतिशत थी, बोले 50, आपके कितनी 90, तो वो प्रतिशत जोड़ेंगे तो बोला आपका नंबर आएगा, बोले नहीं आएगा। वही बीमारी है कि वेटेज, लोग फर्जी डिग्रियां लेके आ रहे हैं, बीए की, एडिशनल, स्नातक की, जो जितनी डिग्रियां लेके आ रहे हैं, तो नए अभ्यर्थी तो छलांग मार लेते, पुराने बेचारे रह जाते हैं। रीट में चाहे 122 या 123 नंबर लेके आते हैं, लेकिन बीए की वजह से रह जाते हैं। तो इसमें माननीय सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने अच्छी पहल की है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को कि वो वेटेज की समस्याओं को समझे हैं, और इसमें वो वेटेज जो हमने मांग की थी कि 95-5 या 90-10 किया जाए, क्योंकि 95-5 के लिए उन्होंने कह दिया कि कोर्ट में अटक जाएगी, तो 90-10 पे विचार चल रहा है। तो वेटेज वाली समस्या। इसके अलावा दोस्तों क्यों आवश्यकता है, मुझे पता है मैं कोई कमेंट नहीं देख पा रहा, लेकिन आज का जो मुद्दा था बेरोजगार आयोग का क्यों है, मैं समझता हूं वो पीड़ा। मेरे पास सारे लोग आते हैं, जब उनके चेहरे देखता हूं, वास्तव में उनकी मांग वाजिब होती है। मैं आपके सामने वो मांग रखने की कोशिश कर रहा हूं। जो 2013 में ऊर्जा विभाग की जेईई भर्ती आई, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी आता था और राजस्थान के लोगों को बहुत मौका मिलता था। सरकारें चेंज हुई, उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान तो कम कर दिया, बैंकिंग ज्ञान डाल दिया, तो कहीं के भी लोग बाहर से आ रहे। और सबसे बड़ी विसंगति, बड़ा दुख होता है, ये प्रदेश में ये आईएएस अधिकारी क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। ये करीब 50 से 60 हजार लोग हैं, लाख लोग होंगे, इनके परीक्षा केंद्र यूपी और बिहार में देते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं। हमारे राजस्थान में 16-17 लाख लोगों की एग्जाम हो सकती है, इनकी एग्जाम क्यों नहीं हो सकती। वहां फर्जीवाड़ा होता है और राजस्थान के अभ्यर्थियों का नंबर नहीं आता, वहां सेंटर बिक जाते हैं, वो लोग लग जाते हैं। ये बिना बजट के काम है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी डालना चाहिए और परीक्षा केंद्र राजस्थान में भी होना चाहिए। ये बिना बजट की मांग है कि नहीं है, ये बड़ी विसंगति है कि नहीं है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री तक भी पूछाने की पहले भी कोशिश की थी, अभी भी कोशिश कर रहा हूं। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं रोज चिल्ला कहता हूं, ये बिना बजट का काम है, ये अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। इसलिए बेरोजगार आयोग की आवश्यकता होनी चाहिए। वो बेरोजगार कह सके कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और ये अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, वहां मंत्री मौजूद होगा तो वो कहेगा कि बेरोजगार सही है, आप गलत करें, इसमें यह संशोधन होना चाहिए। क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, बेरोजगार होगा ना। इसलिए बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है मेरे दोस्तों, आवश्यकता है। 2013 एनएमओ जीनम पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013, 1005 पद जो है, आज ये भटक रहे हैं। वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई, पिछली सरकार में तो कई लोगों ने मिठाई भी खा ली थी, तस्वीर भी ले ली थी, आज वो भटक रहे हैं। आज मंत्री कुछ कहता है, अधिकारी कुछ कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो नहीं पाती। आज वो इसी आस में बैठा, आज नहीं तो कल हमारी भर्ती होगी। आज उनकी उम्र निकल चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज सुबह शाम इतने मेरे पास मैसेज आते, कॉल आते, भैया क्या होगा। एक भाई पर इतनी हजारों बहनों की आस है। बहनों, मैं भी लाचार हूं, मजबूर हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, मेरे अंदर जब तक सांस है मैं आपकी आवाज बुलंद करता रहूंगा, कोशिश करूंगा आपको न्याय मिले। आज आयोग होता तो वहां अधिकारी होता, वहां मंत्री होता, वहां आप बैठे होते, आपके सामने स्थिति स्पष्ट होती, और उनसे भी नहीं होती तो आपका डेलीगेशन आयोग का अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाता और उस समस्या का निस्तारण होता। 2013 से 2020 तक, यानी कि 7 साल तक आपको भटकना नहीं भटकना पड़ता। इसलिए आयोग की मांग करे कि आयोग होना चाहिए। इसलिए मांग करे कि कम से कम उस बेरोजगार को तो पता चले कि मेरी भर्ती में क्या हो रहा है। मीटिंग होती है, हम लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, टीवी खोल के बैठ जाते, क्या हुआ मीटिंग में, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। लास्ट में उनकी फोटो देखते, चर्चाएं पूछते हैं, फोन करते हैं, साहब हमारी मीटिंग में क्या हुआ। दूसरे दिन मिलते हैं, साहब कल मीटिंग थी, क्या हुआ, पता नहीं चल पाता। कम से कम हमारा अधिकार है, पता तो चले कि नेगेटिव रहा निर्णय या पॉजिटिव रहा, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए आयोग की आवश्यकता है, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 एक
जो 10,029 पदों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 मार्च की मुलाकात के बाद 5 मार्च को उन्होंने कैलेंडर जारी किया था कि 10,029 परिवारों को खुशियां दी थी और सब लोग बहुत खुशी से झूम रहे थे। लेकिन आचार संहिता की वजह से वो प्रक्रिया आज तक लटकी पड़ी है। अब जब मैं जांच कराने गया कोरोना की, जब मैं उन विद्यार्थियों को देखा कि वो एमएलए क्वार्टर पर वहां रात गुजार रहे थे, आज भी वो रात गुजारते हैं और घर से बाहर पड़े हैं और हर एमएलए के पास जाके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारी भर्ती पूरा करवा दीजिए, प्लीज हमारी भर्ती पूरी करवा दीजिए। किसी अधिकारी के पास जाते हैं कि बजट की प्रॉब्लम है, किसी के पास जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कई अधिकारियों ने गुमराह भी किया। मुख्यमंत्री जी अब स्थिति साफ गई, अब समस्या बजट की है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भर्ती बिल्कुल वाजिब है, सुप्रीम कोर्ट से ये जीत कर आए थे, आज नहीं तो कल ये भर्ती करनी होगी। ये अधिकारी जो तमाम लोग गुमराह कर रहे हैं, हम लोग आपको वास्तविक स्थिति से बताना चाहते हैं। ये 10,029 परिवार आपको दुआएं देंगे और जो 4514 जीएनएम के हैं, एएनएम की जो 6719 है, वो भी आपको दुआएं देंगे। 2013 की ये भर्तियां लंबित है। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती के भी 1005 पद है, तो इन पे आप संज्ञान लें, उनको राहत प्रदान करें। हाँ, जो मेरी बहनें हैं, जो भाई हैं, एएनएम जीएनएम के हैं और पंचायत राज एलडीसी वाले हैं, आपका भाई आपके साथ है। कोरोना चल रहा है, मजबूरियां है, लेकिन हम सब मिलकर अच्छी रणनीति के साथ अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और एक दिन हमारा संघर्ष जरूर कामयाब होगा। अरे पर्चा नीचे गिर गया था, जो मैं नीचे गया था आपने देखा, गायब तो नहीं होगा, गायब नहीं हुआ, पर्चा उठाने चला गया था। भूल जाऊं तो कई लोग गालियां भी दें। हाँ, एक चीज कह रहा था, मेरे जो उन साथियों से जो बड़ा आंदोलन डूंगरपुर में चल रहा है, उन तमाम साथियों से जो मेरा लाइव देख रहे हैं, आप आंदोलित है, आंदोलन चल रहा, पूरे प्रदेश पूरे देश को पता है डूंगरपुर में बड़ा आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो 4 या 5 लोग या 10 लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, उन सभी नेतृत्वकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आपके ही साथी जो टीएसपी के साथी जो लगातार मुझे कॉल करते हैं कि किसी की जो 12वीं पास होती है उसमें 50 या 45% का उन्होंने नियम लागू कर रखा है और वही नियम बीए में है। लेकिन ऐसी स्थिति राज्य सरकार ने, कोई सी सरकार उनको बीएसटीसी और बीएड करवा दिया, बीएसटीसी और बीएड करवा दिया। आज वो 3rd ग्रेड का फॉर्म भरते हैं या 2nd ग्रेड का फॉर्म भरते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है कि आपके बीए में 50 या 45% नहीं है, आपकी 12वीं में वो नहीं है, तो आपने बीएड और बीएसटीसी क्यों करवाई। आपको माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात रखनी चाहिए, वो भी मांग वाजिब है। वो लोग मुझे भी बार बार बोलते हैं, मैंने शिक्षा मंत्री जी को अवगत करवाया था, लेकिन आपसे निवेदन है कि ये मांग वाजिब है। और न्यायालय का जो मामला है उसमें तो विधिक राय लेनी पड़ेगी और उसमें कुछ संशोधन होगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन इसमें समय नहीं लगेगा। आप जब भी आपका डेलीगेशन जाए, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी मांग रखें कि इन विद्यार्थियों को राहत मिलनी चाहिए, जिनको बीएड और बीएससी की डिग्री करवा दी, इनकी क्या गलती है, इनको बाहर क्यों किया जाता है, और फिर इन्होंने एमए के आधार पर भी बीएड कर लिया फिर भी नहीं लिया जाता है, तो इनकी मांग आपको रखनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका डेलीगेशन जब भी जाए, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात होगी तो मैं भी आपकी बात रखूंगा। हमारा आयोग हो तो पता तो चले कि हमारी एग्जाम कब होगी, परिणाम कब आएगा और ज्वाइनिंग कब होगी। आरपीएससी के तो देखिए अध्यक्ष साहब तो मिले ही नहीं, विदा होने वाले हैं। ये तो कोरोना का भला हो, यदि कोरोना नहीं होता तो कसम से एक बार काले झंडे तो दिखाने में जरूर जाता, एक बार हंगामा तो जरूर करते, चाहे जेल हो जाते। लेकिन अक्टूबर में रिटायर्ड होने वाले हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो बच गए। लेकिन हमारा आयोग हो तो हम बात रख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, अभ्यर्थी पूछ सकता है नहीं पूछ सकता, कम से कम हमारा अधिकार है कि 3 महीने परिणाम नहीं आएगा। कम से कम बेरोजगार 3 महीने तक कुछ काम धंधा तैयारी तो कर सकता है, आ जाएगा, कल आएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, 20 दिन में, अरे पता तो होना चाहिए कि परिणाम कब आएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है। एग्जाम कब होगी ये भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए, और परिणाम कब आएगा, धीरे 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 इंतजार करते दीजिए। आपने जो 1st ग्रेड का परिणामों की स्थिति देखी होगी, आपने कैसे परिणाम आ रहे थे, कैसे काउंसलिंग का आदेश नहीं देखिए, इसलिए आवश्यकता है। एसओ भर्ती 2018 में
गड़बड़ी हुई, एक ही जगह के एक ही परिवार के 10 लोग लग गए। अभी जो ज्योग्राफी या कौन से सब्जेक्ट में अभी जो क्रमवाइज लगे हैं, शिकायती मैंने बयान दिया, जांच होनी चाहिए। जिस भर्ती की बेरोजगार शिकायत करे कि इसमें ये शिकायत है, तो कम से कम आयोग हो तो उसकी जांच करवानी चाहिए कि भैया इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हमने जांच करवा दी और इसके पारदर्शिता के साथ उनको बताना चाहिए, वो संतुष्ट हो सके। और गड़बड़ी हुई तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे संतुष्ट करना चाहिए, जिसमें सवाल उठे उसका जवाब आना चाहिए। उस बेरोजगार को संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक अफवाह बड़ी अफवाह बन जाती है और उस अफवाह को पारदर्शिता के साथ दबा दिया जाए, बता दिया जाए या आपने जो दावा किया वो गलत है, तो वो अफवाह दब सकती है, वो सत्यता सामने आ सकती है। इसलिए बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है। मुझे एक चीज बताइए कि जिसको पकड़ना है, जिसका एनकाउंटर करना है, जिसका कुछ भी करना हो ना, अपराधी को पकड़ना, 24 घंटे में पुलिस ढूंढ लाती है, 24 घंटे में। लेकिन मुझे बताइए, लाइब्रेरियन पेपर 2018 का जो पिछले साल आउट हुआ था, उसके जो मदर्स कोचिंग के संदीप नेहरा कहाँ है, शिव भगवान का है, उसके साथी कहाँ हैं? आज भी, अब तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन चली होगी, वो कोचिंग है उनकी जो सारी 12 से 13 ब्रांचें क्यों बंद नहीं हुई? क्यों नहीं पकड़ा गया? उनके खिलाफ इनाम तो रख दी गई, लेकिन क्यों नहीं पकड़ा गया? कोई क्या वो उन आतंकवादियों से या उन बाहुबलियों से बड़ा है क्या? उनको क्यों नहीं पकड़ा? ये मैं तो देखो पुलिस वालों को सपोर्ट करता हूं कि उनकी 3600 पे ग्रेड हो, फुल समर्थन है, लेकिन ये नाकामयाबी है, ये नाकामयाबी है। पकड़ना चाहिए था, ऐसा अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, उनको पकड़ना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो, उनको पकड़ना चाहिए। आज तक गिरफ्तार नहीं है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन वही बात आ गई ना, अरे आयोग होगा तो 100 फायदे हो गए। आयोग ने आज ये निर्णय लिया कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए या कीजिए, कुछ भी हो ना, कम से वो मुख्यमंत्री से मिले कि साहब इसमें एसओजी से कैसे भी जांच करवाई जाए या इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आयोग हो तो सब कुछ हो सकता है यार, अपनी बात तो रख सकते हैं। बिना बजट का काम है ना, ये तो बिना बजट का काम है ना, बजट का काम थोड़ी है जो रुक जाएगा। पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि उसके पकड़े जाने से बड़े बड़े राज खुलेंगे। पेपर कहां से लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से, बोर्ड से या थाने से या जिला कलेक्टर, जहां से कहीं से भी सामने तो आनी चाहिए, स्थिति कहां से हुआ और कौन इसके पीछे थे? सवाल बनता कि नहीं बनता? बताइए बताइए बताइए, नीचे कमेंट कर देना। उपयोग नहीं होता राजनीति कर रहा। बेरोजगार आयोग की मांग करना राजनीति है, आपकी आवाज उठाना राजनीति है। अरे कभी राजनीति तो की नहीं तो आज तक तो भविष्य बन जाता, किसी पार्टी में ज्वाइन कर चुका होता। लट खाया, जेल गया और राजस्थान में सबसे ज्यादा अनशन किया। आप लोगों के लिए जान देता हूं, आप लोगों के लिए मरता हूं, सुबह शाम आप लोगों के लिए लगा रहता हूं। बीमार हुआ कोरोना में, 10 दिन गायब हो गया। मेरे कुछ साथी बोले यार नेताओं जैसे गायब, वापस आपके बीच में हूं। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपके बीच में हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं। 10-20 कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों लोगों का प्यार है, मान सम्मान है, इसलिए ये ऊर्जा है भाई वे, लड़ने की क्षमता है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के मान और सम्मान और विश्वास की वजह से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं इन सब लोगों से। जो लोग, मुझे पता है, मेरे पास कई बार न्यूज आती है कि आपको टपका देंगे, वो आपके लिए ये कह रहा था, वो आपके लिए वो कह रहा। अब भाई टपकाना तो टपका दे भाई, मैंने अच्छा काम किया है, मैं तो खुश हूं मेरी जिंदगी से कि मैं किसी का बुरा नहीं किया। 2 से 2.5 लाख परिवार आज नौकरी कर रहे हैं हमारे संघर्ष से, जिसके अनशन किया, लाठ है क्या सुप्रीम कोर्ट तक ले। मैं बहुत खुश हूं, अच्छा किया है। टपकाने से किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं भैया, वो तो निश्चित है, जब लिखा होगा तब मरूंगा। डरूंगा नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं, आवाज तो उठाऊंगा। जेल तो आप जाओगे। और जो लोग मेरा ये देख रहे हैं, ये लाइव देख रहे हैं, यदि उनके पास फर्जी डिग्रियां है तो वो जांच कराने ना जाएं। अब फर्जी डिग्रियों वाले के पास, फर्जी प्रमाण पत्र वालों के खिलाफ आवाज बुलंद हो चुकी है। अब नहीं छोड़ेंगे भाई उन लोगों को। हाँ, राजस्थान पुलिस 2018 में 1600 पद बिल्कुल कम कर दिए, बेचारे लगातार भटक रहे। अरे भाई हम उनको समझाएं, भाई आपने भर्ती निकाली और उसमें 1600 पद तो आज भी खाली है, तो उनकी सूची आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए थी? आनी चाहिए थी ना। लेकिन कहां बात रखें, कहां बात रखें, सोचिए। कुल मिलाकर इस लाइव में मैं सारी चीज आपको बता रहा था। हमारा आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, जवाब दीजिए, यस या नो बोलिए, कमेंट करिए, बताइए यस या नो। क्या मेरी मांग गलत है? लिख दीजिए गलत है, सही है तो बताइए। ये बेरोजगारों के हित में बताइए कमेंट से कि यस या नो, ये मांग वाजिब है आपके हित में। हम बात रख सकते थे कि राजस्थान पुलिस की 1600 पदों की सीट खाली, उस पर वेटिंग, आपके एक सूची जानी होनी चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट 2013
सूचना सहायक भर्ती 2013, आज वो भटक रहे हैं, उनकी सूची जारी होनी चाहिए नहीं चाहिए थी, 2013 से भटक रहे हैं। मांग वाजिब है गलत है, आप बता दीजिए, सूची जारी होनी चाहिए, आज वो भटक रहे हैं। आज कोरोना काल में मैं उन बहनों को देखता हूँ, वो लड़कियां घर से निकल के आती है, मैं पूछता हूँ बहनों आप कैसे आ जाती हो, घर वाले मना नहीं करते, बोले हमारे पेट के लिए आते हैं, आज हमारा भविष्य का सवाल है इसलिए हम घर से निकलते हैं। रीट 2020 के बारे में मैं बता चुका हूँ, कोशिश करूंगा दोबारा सोमवार को मिलूंगा। हाँ, जो अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है, सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है, अब सरकार की तरफ से उसमें घोषणा होना बाकी है, कोशिश करें जल्द से जल्द हो। हाँ, एक चीज और कहने वाला था भाई, भूल तो नहीं गया, महिला आंगनबाड़ी वाली जो महिलाएं कई बार मुझे कमेंट करी थी, हालांकि इस भर्तियों के लिए लाइव नहीं है, उन बहनों को बता दूं आपका फैसला सुरक्षित है, जज साहब को कोई भी नहीं बोल सकता, कभी भी एक दिन पहले आपको पता लग जाएगा, कोच लिस्ट में लग जाएगा। अब न मेरे हाथ में न सरकार के हाथ में, वो केवल न्यायालय के द्वारा आपका फैसला आना है, आपकी भर्ती सुरक्षित है, घबराने की जरूरत नहीं, आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी। जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद आपकी भर्ती, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, आपका फाइनल परिणाम जल्द से जल्द है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसके बाद आपका पूरा सहयोग करूंगा। जिस प्रकार आपने मुझे कहा कि आपकी भर्ती खतरे में है, वहाँ से नोटिस जारी हुआ, मैं खुद सीएमओ गया, आपके लिए एडवोकेट जनरल करवाया, एडवोकेट जनरल साहब ने पैरवी की, आपकी भर्ती सुरक्षित, जहाँ सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग, थोड़ा सा आपको संयम रखना है, क्योंकि पिछले बार लाइव नहीं आया था, कई बहनों ने मुझे फोन किया कि आप भूल गए, भूला नहीं, क्या करूँ, बेरोजगार हजारों लाखों में हैं, अनेक कितनी भर्तियाँ हैं, कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की आवाज़ उठाने के लिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोई भूल गया तो कई लोग मुझे कहेंगे यार भूल गया, लेकिन आज का जो प्रोग्राम था दोस्तों स्पेशल था, बेरोजगार आयोग होना चाहिए नहीं उनसे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो आज का प्रोग्राम को उद्देश्य ये था, मेरे लिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो लोग आपको भ्रमित करेंगे ना, उपेन्द्र यादव को बेरोजगार आयोग चाहिए, नहीं, ये आयोग मेरे लिए नहीं, ये आयोग आपके लिए है, कम से कम अपनी बात रख सको, दिल पे हाथ रखिए। आज कहाँ आप बात रख पाते हो क्या, भगा दिया जाता है। यदि आयोग होगा तो आप कह सकते हैं हमारा आयोग है, हमारी पीड़ा सुनिए, आज हम दुखी है, आपके लिए आयोग की मैं मांग कर रहा हूं। इसलिए 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हम ट्विटर वार पर सभी बेरोजगार, सभी से मेरा निवेदन है कि बेरोजगार आयोग जो हैशटैग जो बेरोजगार आयोग के नाम से आपको ट्वीट करना है, ज्यादा ट्वीट करना है, राहुल गांधी जी को, अजय माकन जी को, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी को और मुख्यमंत्री जी को टैग करना है और मांग करेंगे कि हमारा बेरोजगार आयोग बने। तो आपको ज़्यादा, मैं 10 बजे मैं भी करूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रिट्वीट करना है, जिससे ये नेताओं तक, क्योंकि सब लोग ट्विटर पर सबसे बड़ा जो चल रहा है अभी, जो ट्विटर का ही ज़माना चल रहा है, ज़्यादातर लोग एमएलए मंत्री ट्विटर खुद चेक करते हैं। तो आप मेरे सीधे उपेन्द्र यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, 1,48,000 से ज़्यादा उसमें मेरे फॉलोवर है, आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हो। मैं लगातार आप लोगों की आवाज़ वहाँ बुलंद कर रहा हूँ। कोरोना काल समाप्त होगा तो आपका भाई बड़ी रणनीति के साथ, ऐसा नहीं मैं हार गया हूँ, उतरेंगे, हजारों की संख्या में उतरेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो अभी आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिसने इसका प्रोग्राम को देखा है तो 2 अक्टूबर को याद रखें। इसके अलावा 2 अक्टूबर से ही हम जो सत्ताधारी एमएलए उनसे लेटर लिखवाएंगे मुख्यमंत्री जी के नाम, हालांकि उनसे लेटर के साथ, क्योंकि लेटर लिखने के बाद आज जो चीज़ स्थिति हर भर्ती में लेटर लिख के दे रहे हैं, उनसे कहना है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात कहोगे। यदि आप नहीं कहोगे तो आपसे संबंधित जो हैं विधानसभा संबंधित जो वोटर है हमारे से जुड़े हैं, हम उनको सीधा मैसेज करेंगे कि आपके एमएलए हमें सपोर्ट नहीं करे, वो विद्यार्थी वो बेरोजगार आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो हमारी बात अब मजबूती से रखेंगे, हर एमएलए के पास, हर मंत्री के पास, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, हमारा आयोग बने। आयोग क्यों बने, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। हर समस्याओं का निस्तारण हो सकता है, हम लोग अपनी पीड़ा रख सकते हैं। आज हम कहाँ हमारी पीड़ा रखें, तो बेरोजगार आयोग के लिए आज मैं लाइव आया था। दोस्तों आपसे मैं ही कहना चाहूँगा, आप समझिए, चिंतन करिए, भर्तियाँ हैं, भर्तियाँ आएंगी, लड़ते रहेंगे, क्योंकि मैं तो 9 साल से लड़ रहा हूँ, 9 साल से भर्तियाँ भी आ रही है, भर्तियाँ पूरी भी हो रही है, परिणाम भी आ रहे हैं, ज्वाइनिंग भी हो रही है। लोग ज्वाइनिंग करके चले गए, उनको उनसे मतलब नहीं है, भविष्य अभी और लोगों के लिए क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, आपको समय पर रोजगार मिले। मुझे बेरोजगार महासंघ चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं भी घर परिवार के साथ अच्छे तरह रह सकूं, लेकिन इस समय आप सब मेरा परिवार हो और आप सब मेरे परिवार पे संकट है, फर्जी डिग्रियों का, बाहरी राज्यों वालों का, इसके अलावा जो तमाम विसंगतियां है, तमाम आप लोग भटकते रहते हो, तमाम आपके मैं दर्द देखता हूँ, आपके आंखों में आंसू देखता हूँ, वो दूर, आप मेरे परिवार का संकट दूर हो जाए, यही मेरा सपना है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो, समय पर भर्ती आए, समय पर परिणाम आए, समय पर एग्जाम हो, समय पर ज्वाइनिंग हो, महाराजा को कोठा खत्म हो, अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ ही आपका बेरोजगार आयोग बने। सबसे बड़ी मांग है बेरोजगार आयोग जल्द से जल्द बने और उसमें हमारे बेरोजगार से संबंधित व्यक्ति शामिल हो, उसमें रिटायर्ड जज भी शामिल हो और भी कई लोग शामिल हो, लेकिन वो स्पेशल बेरोजगारों की समस्याओं से जानने वाले ही लोग शामिल हो, जिससे इन बेरोजगारों की समस्याओं का निस्तारण हो सके। और स्पेशल उसमें ये भी होना चाहिए, मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि
मैंने ज्ञापन दे दिया, मान लीजिए कंप्यूटर शिक्षक, स्कूल व्याख्याता, कंप्यूटर शिक्षक को लिख के दे दिया, तो मुझे वो आयोग फोन करके बताएगा कि इतने बजे आपकी मीटिंग है, आपके 5 लोग आए, मंत्री विभाग संबंधित होंगे, वहां बैठ के उसकी चर्चा हो और उसका क्या होने वाला, कब विज्ञप्ति आए उनको बताए। इसी प्रकार हर भर्ती के बेरोजगारों को अधिकारी मंत्री के सामने उनकी मीटिंग हो और उसका फैसला हो और बेरोजगार को पता चले कि मेरी भर्ती में क्या हो रहा है, किस कारण से परिणाम नहीं आ रहा, किस कारण से भर्ती अटकी पड़ी है, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, सारी चीज़ों का उन बेरोजगारों को ध्यान हो। वो शिकायत फर्जी डिग्रियों की कर सके, वो शिकायत परिणाम को लेकर कर सके, वो हर चीज़ की शिकायत वहाँ कर सके। इसलिए बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस अभियान को सपोर्ट करें। बेरोजगार दिवस तो हम बनाते ही रहेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन बेरोजगार दिवस की से ज्यादा हमें बेरोजगार आयोग की आवश्यकता है। हम बेरोजगार दिवस नहीं बनाएंगे, जिस दिन सड़कों पर उतरेंगे तो आप देखना बहुत बड़ा कुछ होगा, लेकिन उससे पहले हम सबको मिलकर माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचानी होगी, जनप्रतिनिधियों तक आवाज पहुंचानी होगी, बेरोजगार आयोग बनाई जाए जिससे बेरोजगारों की आवाज बुलंद हो सके। जय हिंद, जय भारत।